गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पहले सेशन में हमने ऑलरेडी देखा कि इंट्रो लिखते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी एक बात आपको समझना होगा, इंट्रो लिखने में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी यदि आपने क्वेश्चन का सेंट्रल पिलर, सेंट्रल थीम समझ लिया तो आपको इंट्रो लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस क्वेश्चन में देखें, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यदि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो इंट्रो के लिए 10% मार्क्स डेडिकेटेड होगा, 1 से 2 मार्क्स के बीच में वैरी कर रहा होगा। जो स्पेस होगा वो 3 से 4 लाइन होंगे। वहीं आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो 4 से 5 मार्क्स डेडिकेटेड होगा और हाफ पेज आप डेडिकेट करते हैं इंट्रो लिखने के लिए। ठीक है, अब समझते हैं कि अब हम सोचेंगे कैसे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सेंट्रल थीम ऑफ द क्वेश्चन क्या है बताइए? इंडियन फेडरलिज्म। यही थीम है सेंट्रल इंडियन फेडरलिज्म। तो हमें एग्जामिनर को बस इतना समझा देना है इंट्रोडक्शन में कि सर मैं फेडरलिज्म का मीनिंग समझता हूं और इंडिया में किस तरह की फेडरलिज्म है। हमें बस एग्जामिनर को इतना समझा देना है कि फेडरलिज्म क्या होता है एंड इंडिया में फेडरलिज्म का नेचर क्या है। बस इतनी बात हम बता देंगे। ठीक है, तो हमारा वो इंट्रो हो गया और एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये जो लड़का है वो क्वेश्चन के डिमांड को समझ रहा है। ठीक है, तो हम फिर देखते हैं, बहुत सारे बच्चों के पेपर्स को मैं लेके आया हूं। ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि बच्चे कहां गलती कर रहे हैं। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जैसे ही पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंट्रो में आप लोग क्या पार्ट, किस पार्ट में डिस्कस्ड है, किस शेड्यूल में डिस्कस है, किस आर्टिकल में डिस्कस है, इन तीनों में कोई ना कोई पार्ट जरूर लेके आइए। किस केस में यह बात कही गई है? तो 4 बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, किस पार्ट में है, शेड्यूल में है, आर्टिकल में है, किस केस में यह बात कही गई है। इससे क्या होगा कि आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहां देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। अब फेडरलिज्म सही शुरुआत की। फेडरलिज्म डिफाइन किया, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इट इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 245 टू आर्टिकल। अब ये क्या लिखा मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा आर्टिकल 1 ऑल्सो सेज दैट इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड। तो इन्होंने जो इनको जैसे जैसे याद आता गया उन्होंने भर दिया विदाउट एक्सप्लेनिंग मच। एक क्लैरिटी नहीं है इनसे। शुरुआत इन्होंने अच्छी की कि फेडरलिज्म क्या है, इसी में बता देते, शेड्यूल 7 का जिक्र कर देते, पार्ट 11 का जिक्र कर देते, और आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 254 क्या बताता है? तो लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ सेंटर एंड स्टेट बता रहा है। और उसके बाद इंडिया में कैसे, मैं आऊंगा, मैं देखता हूं इसमें बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, और यहां पे उन्होंने खत्म कर दिया। तो बहुत क्लैरिटी मुझे नहीं दिया उन्होंने। ना ही उन्होंने एक लाइन बताया कि वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कैसे है, भारत में कैसे फेडरलिज्म का नेचर दिन पर दिन, मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग रहा। कैसे, जैसे हम पहले क्या देखते हैं कि कोऑपरेटिंग था, फिर कन्फ्रंटनिस्ट आया, फिर अभी हम देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव है। तो भी लास्ट में कहीं एक लाइन मेंशन कर दे तो हमारा आंसर बहुत अच्छा हो जाए। अब देखते हैं दूसरे का। एक हिंदी की भी कॉपी मैंने ली है। बहुत सारे बच्चे हैं जो देख के जाते हैं चेक करने के लिए, तो हिंदी के बच्चे को भी इससे पता चल जाएगा। अब उन्होंने जो लिखा है उसमें उन्होंने सीधा कहा कि भारत में क्वाजी फेडरलिज्म है, और उसके बाद वाई फेडरलिज्म को बताने की कोशिश की। तो मेरा ऑलवेज कहना है, क्वेश्चन में पहले पूछा गया है इंडियन फेडरलिज्म, तो पहले की कंसेप्ट क्या है फेडरलिज्म, तो पहले आप बताइए ना आराम से कि फेडरलिज्म क्या है और इंडिया में उसका नेचर क्या है। ठीक है, क्या भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म वर्ड मेंशन है? क्या फेडरलिज्म बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? उसके करस्पॉन्डिंग केस क्या है? इनमें वो बातें हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, फिर आप क्या देखते हैं, फिर वो चालू हो गई कि भारतीय एक संघीय व्यवस्था। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें उसको समझना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये आर्टिकल 1 से सीधा स्टार्ट। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड इट मींस इंडियन यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल व्हिच इज। अब ये सीधा नेचर पे पहुंच गए कि जो भारत में फेडरलिज्म है वो कैसा है। ये एक्चुअली कहीं ना कहीं अमेरिका से कंपैरिजन करने के दिमाग में था इनको, बट ये आधी बात ही लिख पाए। जब हम ये बात बताते हैं कि भारत का फेडरलिज्म अमेरिका के फेडरलिज्म से कैसे अलग है, तो ये बातें आती तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता, थोड़ा एक लाइन लिख देते, बट वो ये आधी अधूरी बात भी रह गई। फिर इन्होंने बाद में आया, इनको याद कि नहीं फेडरलिज्म भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, और
उसके बाद इन्होंने कनाडा से लिया गया है, और तो बेसिकली इन्होंने फेडरलिज्म को तो डिफाइन किया ही नहीं कहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है इनके आंसर्स में। तो हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को नहीं लिख, जब उनको याद पड़ रहा है तब वो लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, इन्होंने बड़ा अच्छा सा स्कॉलर लेके आए केसी वेवे साहब को, डायरेक्टली उन्होंने कहा कि क्वाजी फेडरल कहता है, फिर उन्होंने फेडरेशन को, फेडरलिज्म को डिफाइन किया, अच्छा लिखा है, बट इसको और बेटर किया जा सकता था, उल्टा आप कर देते तो फेडरलिज्म डिफाइन करते और फिर कहते कि केसी वेवे साहब ने इंडियन फेडरलिज्म को क्वाजी इन नेचर, क्वाजी फेडरलिज्म इन नेचर कहा है, और क्वाजी फेडरलिज्म इन नेचर उसका भी मतलब आपको बताना होगा कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। क्लियर है? फिर उन्होंने देखिए एसा बोमाई को लेके आए 1994, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड द इंडियन फेडरलिज्म इज इंटीग्रल पार्ट विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। उन्होंने इस बात को लेके अच्छा लेके आए, बट उससे पहले थोड़ा और बातों को इंडियन फोकस करते कि इंडियन फेडरलिज्म क्या है, क्या है, उसको एक्सप्लेन थोड़ा करते। तो ठीक लिखा इन्होंने, स्कॉलर को भी इन तीनों से बेटर है, बट स्टिल लैक ऑफ क्लैरिटी। अब होना क्या चाहिए, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है इंट्रो का आपका, कि फेडरलिज्म को डिफाइन कीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में कि शेयरिंग पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और इसका कहां एविडेंस दिखता है, पार्ट 11 में, शेड्यूल 7 में, जब लिस्ट सेंटर स्टेट कंकरेंट लिस्ट अलग अलग डिवाइडेड है, आर्टिकल 245 टू 254 जहां लेजिस्लेटिव ऑर्गन, लेजिस्लेटिव वर्क ऑफ सेंटर एंड स्टेट की हम बात कर रहे होते हैं। अब ये तो हमने फेडरलिज्म के बारे में समझाया, इंडिया में कौन कौन से प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसकी बात करते हैं, फिर हम बताएं कि इंडिया में फेडरलिज्म क्या है, तो क्वाजी फेडरलिज्म है, केसी वेवे साहब के बारे में बात कर सकते हैं, क्वाजी फेडरलिज्म है, और उसका मतलब क्या है, तो इट इज टिल्डेड टुवर्ड्स सेंटर। उसके बाद हम फिर लेके आए कि इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे हम बात कर सकते हैं, बट नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज स्टिल द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी किसने कहा, सबसे पहले केशवानंद भारती केस में 1973 में आया, फर्दर एसा बोमाई केस 1993-1994 में ये बात रिकन्फर्म की गई। तो आप एक भी केस लिखेंगे मोर देन इनफ है। एक लाइन आप और ऐड कर सकते हैं कि कैसे ये फेडरलिज्म भारत में जो 1967 तक देखेंगे बड़ा कोऑपरेटिंग था, क्योंकि सेंटर स्टेट में सेम पावर थी, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सेंटर एंड स्टेट के पावर अलग अलग होते गए, अलग अलग गवर्नमेंट आती गई, वहां वहां कन्फ्रंटिस्ट होता चला गया, और अभी हम देख रहे हैं कि नीति आयोग द्वारा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात की जाती है। तो आप एक लाइन में ये भी लिख देंगे तो बड़ा अच्छा आंसर आपका बन जाएगा। तो इस तरह मैं यहां भी इंट्रो बताने की कोशिश की और आपको समझाने का कोशिश किया, आपको बच्चों की कॉपी भी दिखाई। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों के साथ शेयर कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा मोर ऐसे वीडियो बनाने के लिए। अब मैं इकोनॉमिक्स के आपको 2-3 इंट्रो की वीडियो बताऊंगा, फिर करंट अफेयर, ऐसे ऐसे मैं कम 10 से 12 वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, हेल्प, और आप इंट्रो में बहुत प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। थैंक यू।